नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रिजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9 में विषय विज्ञान के अंतर्गत आने वाला पाठ संख्या 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, मुख्य रूप से पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से पदार्थ, किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। उससे इसको शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि आखिर पदार्थ होते क्या हैं। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले पाठ में पदार्थ एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, तो उसी का हम छोटा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर पदार्थ होते क्या हैं। बच्चों, रासायनिक एवं भौतिक विज्ञान की भाषा में जो चीज कुछ स्थान घेरती है एवं उसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। बच्चों, इस पाठ में हम पदार्थों को शुद्ध एवं अशुद्ध रूप में किस प्रकार से विभाजित करते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। यानी हम इस पाठ में यह जानेंगे कि किन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे, किन पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। इसमें बच्चों फिर हम विलयन के बारे में चर्चा करेंगे, हम निलंबन के बारे में भी इस पाठ में चर्चा करेंगे। बच्चों, अब हम जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों में पदार्थ को बांटा जाता है। तो अब हम किस पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे और किस पदार्थ को हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे? प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको वे क्या कहते हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एवं ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको वे अशुद्ध पदार्थ मानते हैं। एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं, हम दूध लेके आते हैं, हमारे हिसाब से क्या, एक सामान्य आदमी के हिसाब से क्या हुआ, वह शुद्ध है, परंतु वैज्ञानिक क्या मानते हैं उसको? अशुद्ध। क्यों अशुद्ध मानते हैं? क्यों? क्योंकि जो दूध है वह क्या है बच्चों? वह क्या किस किस से मिलके बना हुआ है? वह जल से मिलके बना हुआ है, उसमें वसा भी है, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो यानी वैज्ञानिकों के हिसाब से दूध क्या हो गया? अशुद्ध। अशुद्ध क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उसमें कई प्रकार के पदार्थों के अणु उपस्थित हैं। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वह इसी के इर्द गिर्द होगी। बच्चों, मैंने इस चार्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से पदार्थ को शुद्ध अशुद्ध पदार्थों में वर्गीकृत किया गया, फिर आगे शुद्ध पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए, यह पदार्थ को 2 भागों में बांटा पता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण भी बोलते हैं हम। अशुद्ध पदार्थ को बच्चों मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। फिर शुद्ध पदार्थों को किन भागों में बांटा जाता है? तत्व एवं यौगिक में। और मिश्रण को किस में बांटा जाता है बच्चों? आगे 2 भागों में, समांगी और विषमांगी मिश्रण में बांटा जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले जानें कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जिन पदार्थों के अणु केवल एक प्रकार के होते हैं, ऐसे पदार्थों को बच्चों हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहा, जल, तांबा इत्यादि, ये क्या हो गए? ये शुद्ध पदार्थ हो गए। यानी लोहा है तो वह सिर्फ किस प्रकार के अणु से मिलकर बना हुआ है? लोहे के ही अणु से मिलकर बना हुआ है। तांबा है, वह भी केवल तांबे के अणु से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थ के बारे में। वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या होता है बच्चों? जो पदार्थ क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वे क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। या हम इसको एक दूसरी परिभाषा के माध्यम से भी समझें, यानी जिन पदार्थों के अणु एक समान नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया है चीनी तथा जल का मिश्रण। बच्चों, हमने चीनी ली और जल लिया, ठीक है।
तो वे अपने रूप अलग अलग हैं, तो वे क्या है, शुद्ध हैं। यानी सिर्फ चीनी में क्या है, चीनी के ही अणु है, और जल में केवल जल के ही अणु है। लेकिन जब हम इनको आपस में मिला देंगे, आपस में मिक्स कर देंगे, तो वे क्या हो जाएंगे बच्चों, वे क्या कैसा मिश्रण हो गया, अशुद्ध मिश्रण हो गया या अशुद्ध पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें मिश्रण में किसके, चीनी के भी अणु हैं एवं जल के भी अणु उस मिश्रण में उपस्थित हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब बच्चों मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम लिया है, इसमें क्या है, इसमें मैंने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर यानी शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण को यहाँ पे आप आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जल है, जल क्या है, शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, केवल जल के ही अणु से मिलके बना है, तो इसलिए क्या है, ये प्योर हुआ, प्योर सब्सटेंस हुआ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं पिज्जा का। पिज्जा क्या हुआ यहाँ पे, मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। क्यों? क्योंकि पिज्जा जब बनाया जाता है तो उसमें कई प्रकार की चीजें डली हुई होती है, जैसे मैदा भी होता है, उसमें वेजिटेबल्स भी होती है, सब्जियां होती है, चीज होती है। तो वे क्या है, जब वे कई पदार्थ आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ, पिज्जा का। तो यानी ये जो नया पदार्थ बना, पिज्जा बना, तो वे क्या है, वे कई पदार्थों से मिलके बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिज्जा एक मिक्सचर हुआ, यानी एक मिश्रण का उदाहरण या अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण यहाँ पे दर्शाता है। इसी प्रकार से बच्चों ये मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे शुगर, फ्लोर या ये हमारा टाइड वॉशिंग पाउडर, ये सब क्या है, इनमें आप आसानी से विभाजित कर पाएंगे कि कौन सा पदार्थ इसमें शुद्ध है यानी प्योर है और कौन सा अशुद्ध यानी मिश्रण है या मिक्सचर है। अब हम जानेंगे सबसे पहले मिश्रण के बारे में। मिश्रण को बच्चों हम मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में आपस में मिले हुए होते हैं तो वह किसका निर्माण करते हैं बच्चों, एक मिश्रण का निर्माण करते हैं। जैसे जल और नमक का घोल या वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण किसका उदाहरण है, मिक्सचर का यानी मिश्रण का या अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण यहाँ पे दर्शाता है। अब यहाँ पे जैसे वायु में गैसों का मिश्रण क्या हुआ, हम सब जानते हैं वायु में कई प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, आर्गन, बहुत कई प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं। तो जो ये गैसें हैं ये अपने आप में क्या है, एक शुद्ध पदार्थ हैं। परंतु जब वायु में ये सारी शुद्ध गैसें जब शुद्ध पदार्थ जो हैं ये आपस में जब मिलते हैं तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों, ये मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं यानी वायु का निर्माण कर रहे हैं। तो वायु क्या है, कई प्रकार की गैसों से मिलके बना है, तो यानी ये आप क्या हो गया, वायु एक मिश्रण हो गया यानी एक अशुद्ध पदार्थ का यहाँ पे एग्जाम्पल शो करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे मिश्रण के प्रकारों के बारे में। मिश्रण जैसे मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, दो प्रकार के होते, कौन कौन से, एक तो होता है बच्चों समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो यानी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें आप अलग अलग नहीं देख सकते, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है या होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें कई पदार्थों से मिलके बना है वो, परंतु आप उसको क्या, जो वो मिश्रण बना है उसको, उसमें आप यह नहीं बता सकते कि कौन कौन से पदार्थ उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नमक और पानी का मिश्रण और मिश्र धातुएं। नमक और पानी का मिश्रण क्या, जब आपने एक ग्लास लिया, दो गिलास लिए, दोनों में पानी, एक ग्लास में आपने नमक को घोल दिया, फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या आसानी से बता सकते हैं कि कौन से ग्लास में हमने नमक घोला है और कौन से में नहीं है, नहीं बता सकते। तो यह किसका उदाहरण हुआ, समांगी मिश्रण का उदाहरण यहाँ पे शो कर रहा है। अब दूसरा होता है बच्चों विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं और आप उनको क्या अलग अलग देख सकते हैं, मतलब आप उसमें यह बता सकते हैं उस मिश्रण में कि इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, तो एक ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है तेल और जल का मिश्रण। आपने तेल और जल लिया, उनको आपस में मिला दिया, तो इस मिश्रण में क्या आप आसानी से बता पाएंगे कि ये जो नया मिश्रण बना है इसमें कौन कौन से पदार्थ है, इसमें तेल भी है और
जल भी है। तो ये किसका उदाहरण शो कर रहे हैं यहाँ पे, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण यहाँ पे है। अब बच्चों हम ये जानेंगे शुद्ध रूप से पदार्थों के बारे में। ठीक है, शुद्ध रूप से पदार्थ बच्चों दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है हमारा यौगिक। तो सबसे पहले हम तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर तत्व होते क्या हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य किसी भी सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी पदार्थ की, वह क्या होती है बच्चों, तत्व यानी एलिमेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम इत्यादि, ये किसके उदाहरण है बच्चों, तत्व के उदाहरण हैं। आज जो भी तत्वों की संख्या है जो आज हमें ज्ञात है वह क्या है, 110 से अधिक है जो तत्वों की संख्या है, जिसमें से 92 क्या है, प्राकृतिक रूप से, यानी हमें नेचर से जैसे नेचर में उपस्थित है वे हमें ऐसे ही प्राप्त हुए हैं, तथा जो शेष जो है वे मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा वे बनाए गए हैं। तो यानी 110 में से 92 तो क्या है, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुए हैं, और बाकी के मानव निर्मित है, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा उनका आविष्कार किया गया है। अब हम जानेंगे तत्वों के प्रकार के बारे में। बच्चों, तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं, धातु यानी मेटल्स, दूसरा है अधातु यानी नॉन मेटल्स, और तीसरा होता है उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि धातु और ये अधातु एवं उपधातु क्या होते हैं। सबसे पहले हम धातुओं के गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या होती हैं। सबसे पहला जो बेसिक गुण है इनका क्या है, ये चमकीली होती है, यानी ये शाइन करती हैं। दूसरा, ये ताप तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, यानी ये क्या होती है, मेटल्स यानी धातुएं गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। फिर है ये तन्य होती है, तन्य का यहाँ पे एक और, तन्य को और क्या बोलते हैं हम, डक्टाइल बोलते हैं, यानी जब आप धातुओं को यानी मेटल्स को एक तार के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर, वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा क्या है, ये आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य का मतलब है बच्चों यहाँ पे, यानी जो ये धातुएं होती है इनको आप एक शीट के फॉर्म में भी, चादर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पांचवा है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, ये किसके उदाहरण है, ये धातुएं यानी मेटल्स के ये उदाहरण हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम में समझाया, गोल्ड, प्लैटिनियम, ये कॉपर, ये क्या है बच्चों, ये मेटल्स है। अब हम जानेंगे अधातुओं के गुणों के बारे में। अभी हमने धातुओं के गुणों के बारे में चर्चा की, अब हम अधातुओं के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती है, ये बेसिक कैरेक्टर इसका क्या है, ये विभिन्न रंगों की होती है, बहुत कलर्स में पाई जाती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी ये धातु का क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ये बैड कंडक्टर्स होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं, यानी ये शाइन नहीं करती हैं, और ना ही आप इनको एक शीट के फॉर्म में, चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब किसके उदाहरण हो गए बच्चों, अधातुओं के यानी नॉन मेटल्स के ये कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया है कुछ नॉन मेटल्स के बारे में। अब है हमारा उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। बच्चों, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी उसमें कुछ गुण किसके होते हैं, मेटल्स के भी होते हैं, और कुछ गुण नॉन मेटल्स के भी होते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के उसमें कुछ गुण उपस्थित होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन आदि, ये किसके उदाहरण हो गए, यहाँ पे उपधातुओं के यहाँ पे ये उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे यौगिक के बारे में। अभी हमने तत्वों के बारे में चर्चा की, अब हम जानेंगे यौगिक। यौगिक को हम और किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड्स के नाम से भी हम जानते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, 2 या 2 से अधिक तत्वों की एक फिक्स अनुपात में रासायनिक रूप में जब आपस में कोई तत्व मिलते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण है जल किन किन से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड किससे बना है, सोडियम और
क्लोरीन से मिलके बना है। तो ये क्या है, यानी जल में क्या हो गए, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो इनसे मिलके क्या बना, एक वाटर का निर्माण हुआ। तो एक पर्टिकुलर अनुपात में है, यानी एक पर्टिकुलर अनुपात में मिलने से क्या, किसका निर्माण हुआ, वाटर का, एक जल के एक अणु का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम जानेंगे बच्चों मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये बेसिक डिफरेंसेस है मिश्रण और यौगिक में। ये कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कुछ इनके डिफरेंसेस के बारे में। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्य के किसी अनुपात में मिला देने से बनते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं। और वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग अथवा मेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक कहते हैं। मिश्रण में गलनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक में गलनांक निश्चित होता है। मिश्रण में क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, यौगिक में क्वथनांक निश्चित होता है। और मिश्रण प्रायः क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है, जबकि यौगिक कैसा, एक समांगी मिश्रण है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है मिश्रण और यौगिक में। अब बच्चों हम विलयन के बारे में जानते हैं। विलयन को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। जो विलयन होता है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है बच्चों विलायक और एक होता है विलेय। तो अब हम ये जानेंगे कि विलायक और विलेय क्या होते हैं। विलायक क्या होता है, विलायक वह चीज जिस विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है बच्चों, वह क्या कहलाता है, विलायक। विलेय क्या कहलाता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या कहलाता है, आपका विलेय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे नींबू तथा जल के विलयन में, जल तो क्या हो गया आपका विलायक और नींबू क्या हो गया आपका विलेय। इसी प्रकार चीनी और जल के विलयन में जल तो क्या हो गया आपका विलायक और चीनी क्या हो गई विलेय। यानी विलायक की मात्रा विलयन में क्या होती है, अधिक होती है, और विलेय की मात्रा विलयन के अंदर कम होती है। अब हम विलयन के गुणों के बारे में जान लेते हैं, क्या होते हैं इसके बेसिक कैरेक्टर। विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसमें कण का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी हम इसको आसानी से आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके कारण विलयन के कण क्या होते हैं, लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता, यानी छानन की विधि यहाँ पर कार्य नहीं करती है। किसके केस में, विलयन यानी सॉल्यूशन के केस में। अब बच्चों हम जानते हैं विलयनों के प्रकार के बारे में। जैसा हम जानते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, गैस, ठोस, द्रव्य। उसी के बेस पे विलयन के भी 3 प्रकार होते हैं। एक है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव्य विलयन और तीसरा है हमारा ठोस विलयन। अब हम एक एक के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गैसीय विलयन। सिंपल है बच्चों, जिसमें विलायक क्या होगा, गैस के रूप, गैसीय अवस्था में होगा या विलायक गैस के रूप में होगा, वह क्या कहलाता है, गैसीय विलयन कहा जाता है। ये 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला है बच्चों गैस गैस विलयन, यानी जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का विलयन हो गया, 2 गैसें मिल गई आपस में। द्रव्य गैस का विलयन जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन। तीसरा है ठोस गैस का विलयन, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो ये बच्चों कुछ गैसीय विलयन के उदाहरण हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम लेते हैं द्रव्य विलयन। यहाँ पे भी सिंपल है, द्रव्य विलयन क्या हो गया, जिसमें विलायक किस रूप में किस रूप में या अवस्था में होगा, द्रव्य अवस्था में होगा, वह क्या कहलाएगा, द्रव्य विलयन कहा जाता है। ये भी आगे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला गैस द्रव्य विलयन, दूसरा ठोस द्रव्य विलयन और तीसरा है हमारा बच्चों द्रव्य द्रव्य विलयन। तो गैस द्रव्य विलयन जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन है, ठोस द्रव्य विलयन जैसे चीनी तथा जल का विलयन, तीसरा द्रव्य द्रव्य विलयन जैसे सिरका तथा जल का मिश्रण या विलयन। ये किसका उदाहरण हो गए बच्चों, द्रव्य विलयन के, ये यहाँ पे उदाहरण शो हो रहे हैं। अब तीसरा है हमारा ठोस विलयन, ठीक है। ठोस विलयन में क्या होगा, जिसमें कि विलायक किसकी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, तो वह क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहा जाता है।
इसको भी आगे 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस ठोस विलयन, ठीक है, गैस ठोस विलयन और द्रव्य ठोस विलयन। तो यहाँ पे ठोस ठोस विलयन जैसे जिंक तथा लोहे का विलयन, ये एक सॉल्यूशन मतलब इनका। दूसरा गैस ठोस विलयन जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, द्रव ठोस विलयन जैसे पारा तथा सोडियम का विलयन। तो ये किसके उदाहरण हो गए बच्चों, ये ठोस विलयन के यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता के बारे में कि क्या होती है सांद्रता। इसके बेस पे बच्चों कई न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लेंगे विलयन की किसी भी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यानी विलयन की किसी भी निश्चित मात्रा में घुले हुए, उसको हमें जितनी मात्रा उसमें किसी भी किसी भी विलयन में जितनी घुला हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। इसको बच्चों हम बेसिक इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। विलयन की सांद्रता किसके बराबर होता है, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान। कई बार बच्चों विलयन की सांद्रता का प्रतिशत पूछा जाता है, परसेंटेज पूछी जाती है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला तो यही यूज करना है, विलयन की सांद्रता विलेय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, यानी 100 से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास विलयन की सांद्रता किसमें आएगी, प्रतिशत के रूप में आएगी। अब बच्चों सांद्रता के आधार पर भी विलयन को कई भागों में बांटा जाता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एक होता है बच्चों तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन और सबसे आखिरी होता है बच्चों अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन यहाँ पे जान ले, तनु विलयन में कैसा विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है, वह क्या कहलाता है बच्चों, तनु विलयन कहलाता है, और विलेय की मात्रा कम होती है तो वह कैसा विलयन हो गया, तनु विलयन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल और नींबू का, जल की मात्रा तो अधिक होती है और नींबू की मात्रा कम होती है तो वह किसका उदाहरण हो गया, तनु विलयन का उदाहरण हो गया। अब है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या है, ठीक तनु विलयन का अपोजिट होता है, इसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है तो वह कैसा विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। तीसरा है हमारा बच्चों संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद विलायक के अंदर और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता, वह क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। चौथा है हमारा असंतृप्त विलयन, जिसमें बच्चों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या विलायक के अंदर और अधिक विलेय घोला जा सकता है, वह कहलाता है असंतृप्त विलयन। और पांचवा है हमारा अति संतृप्त विलयन। इसमें एक जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं विलायक को, तो उसके अंदर और अधिक विलेय घुल जाए और अधिक मात्रा हम क्या करें उसके अंदर घोल सके तो वह कैसा विलयन बन जाता है बच्चों, अति संतृप्त विलयन कहलाता है या बनता है। अब हम जानेंगे निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है बच्चों, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ नैनोमीटर तक इसमें होता है। इसके कण क्या होते हैं बच्चों, थोड़े बड़े होते हैं तो इसको हम अपनी नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है धूल और वायु का मिश्रण। जैसे जब हवा चलती है तो धूल उड़ती है तो क्या एक तरह से वो मिश्रण बन गया किसका, धूल का और वायु का, तो हमें धूल के कण दिखाई देते हैं ना, तो वे किसका उदाहरण हुआ बच्चों, निलंबन का उदाहरण यहाँ पे शो हो रहा है। अब निलंबन के कुछ गुणों के बारे में जान ले, कौन कौन से बेसिक गुण होते हैं इसके। यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इसमें कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा, इनका अणुभार बहुत अधिक होता है। और चौथा, इनके कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का कोई भी चार्ज इनके ऊपर उपस्थित नहीं होता, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब हमारी जो आखिरी स्लाइड है वो है कोलाइडल विलयन के बारे में। यहाँ पे बच्चों में बेसिकली आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर जब हम इस चैप्टर का सेकंड भाग पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में तो मैं यहीं से कोलाइडल विलयन से ही उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि कोलाइडल विलयन होता क्या है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार बच्चों बहुत छोटा होता है
और इनको आप सरलता से नहीं देख सकते, यानी आप आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं इसके कणों को। इसका उदाहरण है गोंद, रक्त आदि। रक्त का जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आप ब्लड जैसे ड्रॉप देखती है ब्लड की, तो क्या आपको उसमें पता चल रहा है उसमें कण दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। तो वह किसका उदाहरण है? कोलाइड विलयन का। अब बच्चों यहाँ पे मैंने बेसिक डेफिनेशन समझाई कोलाइडल विलयन के बारे में, फिर इसकी जो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो और प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम नेक्स्ट जो सेकंड भाग होगा इसी चैप्टर का उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। पहले एक बार रिवीजन कर ली कि हमने आज इस पाठ में किस किस के बारे में चर्चा की। हमने बच्चों बेसिकली शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में इसमें जाना। हमारा जो मेन उद्देश्य था इस पाठ को पढ़ने का वह यह है कि हम यह जान पाए कि कैसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे, कैसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे कितने प्रकार के विलयन यानी सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, मेनली वे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वे विलायक एवं विलय के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों इसी के बेस पे मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य तैयार किया है। पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे, आसान है। दूसरा, समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? ये भी आप डेफिनेशन विद एग्जांपल आप बता सकते हैं। तीसरा, विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। और चौथा है बच्चों, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। ये बच्चों बेसिकली एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण आपको अपने घर में भी या अपने चारों तरफ भी आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा मिश्रण है या अशुद्ध है। तो बच्चों आप इन चारों प्रश्नों को करके देखिएगा और इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ 2 का प्रथम भाग समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।